गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में हम 23 सितंबर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। टॉपिक्स देख लेते हैं पहले। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर शुरुआत करेंगे। रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो न्यूज़पेपर है उसमें डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के बारे में मेंशन किया हुआ था। पीवीटीजी भी न्यूज़पेपर में था, तो इसके बारे में भी दो क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के ऊपर दो क्वेश्चंस हैं। देन मेडिकेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में देखेंगे और नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। देन फाइनली पूरा लेक्चर जो है उसे रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यूपीएससी कोटेशन के साथ। सो द कोट सेज, I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Now, this is the kind of attitude you should have while you're preparing for UPSC examination. यहाँ पे देखिए फेलियर्स आएंगे। फेलियर्स प्रीलिम्स के टाइम पर भी आ सकते हैं, मेंस के टाइम पर भी आ सकते हैं और लास्ट स्टेज इंटरव्यू के टाइम पे भी आ सकते हैं। इवन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे वहां पर भी आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे, जब आपको लगेगा कि मार्क्स उतने अच्छे आपके नहीं आ पा रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे, वहां पर भी स्कोर 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं मूव कर पाएगा, तब भी आपको लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे फेलियर जो है, फेल होना ये कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप जो फेलियर्स हैं उसमें करी हुई मिस्टेक से सीख रहे हैं। तो अगर आपको वहां पे एक इंसाइट मिल जाती है कि मेरे जो मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर मैं प्रीलिम्स में इस बार पास नहीं हो पाया, मेंस में पास नहीं हो पाया, उसके रीजंस को आप समझ पा रहे हैं, देन एज लॉन्ग एज यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स इट्स नॉट अ फेलियर। लेकिन अगर आप ट्राई करना ही बंद कर देते हैं उस चीज़ के डर से कि मैं लास्ट टाइम मैंने फेल किया था तो हो सकता है 2020 में भी मैं शायद ना एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ, नाउ दैट इज समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। ट्राई तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम नहीं हो पाया, प्री मेंस इंटरव्यू जिस भी एरिया में आपको फेलियर मिला, दैट इज द पास्ट। अब आपको करना क्या है, उस फेलियर से सीख कर आपको आगे बढ़ना है। तो आप ये जो करंट अफेयर्स करते हैं और एवरीडे बेसिस पे ज्यादा स्कोर नहीं आता है, 6 से कम स्कोर आता है, तो देखिएगा बस कि आपके स्कोर जो है वो कहाँ पे कट रहा है, किस चीज की वजह से कट रहा है, उसको रेक्टिफाई करिए। एंड यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। एवरीडे बेसिस पे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करते रहिए और कोशिश करिए कि 6 से ऊपर आपका स्कोर चला जाए। जो एंट्रीज हमने मंगवाई थी, काफी लोगों के मेल्स हैं। टुडे इज द लास्ट डे, तो आज 12 बजे तक आप जो भी एंट्रीज आपकी होती हैं दे दीजिएगा इस चीज के लिए। और विद इन अ वीक जो है हम जो जितनी भी एप्लीकेशन हमें मिली है उसको स्क्रूटनाइज करके जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करेंगे। चलते हैं आगे। मार्किंग स्कीम के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता देता हूं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 में से आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना होता है। और लेस देन 6 अगर आपके स्कोर आता है तो वहां पर आप दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा 1 घंटे के बाद। तो जब आपने अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपका 3 का स्कोर आया, उसके 1 घंटे के बाद दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो विमेन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर है। पूछा गया विमेन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, न्यूज में क्यों था ये, रिसेंटली 2 विमेन ऑफिसर्स को ज्वाइन कराया गया है एज एन ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियंस के तौर पर नेवी हेलीकॉप्टर के अंदर। 2 विमेन को एज एन ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियन के तौर पे ज्वाइन कराया गया है। तो यहाँ पे एक चीज ये चीज कही जा रही है कि इट विल अल्टीमेटली पेव द वे फॉर विमेन जो कि फ्रंट लाइन वॉरशिप के अंदर पोस्ट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ एडवांसमेंट है इसके अंदर करी जा रही है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज किया जा रहा है, जहां पे इस पार्टिसिपेशन को पहले रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस के हिसाब से भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। मेंस के अंदर भी अगर कंसर्निंग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल जरूर साइट करिएगा कि एयर जो आपकी इंडियन नेवी है वहां पर 2 वीमेन को अपॉइंट किया गया। आर्मी के अंदर भी आपको एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे और साथ में एयरफोर्स के अंदर भी आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वो एग्जाम्पल्स आप एज अ केस स्टडी के तौर पर या फिर सिर्फ इंस्टेंसेस के तौर पर मेन्स के आंसर में साइट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाज फॉर्म्ड इन 1888। तो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो 1888 में बनाई गई थी। द रोल ऑफ विमेन इन द इंडियन आर्मी बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जब इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टार्ट करी गई थी, विमेन का जो रोल था आर्मी के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी नर्सेस फॉट इन बोथ द वर्ल्ड वॉर्स। तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो नर्सेस थी वो दोनों ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन्होंने फाइट किया था। सोचिए
चलिए, तो यहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है 1888 में स्टार्ट हुई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्टिंग में विमेन का जो रोल रहता था, जो केयर टेकर होते हैं, जो नर्सिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, तो उस चीज़ के अंदर रहता था। जो भी हमारे आर्म पर्सनल जख्मी होके आते थे वॉर के अंदर, किसी भी तरीके की जो उनको चोट लगती थी, उनकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पर विमेन का जो रोल रहता था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रहता था। और धीरे धीरे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया, इवन वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अगर आज के टाइम पे देखें तो एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर में हमें इंस्टेंसेस पढ़ने को मिल जाते हैं। रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी बिगिन विद दिस सर्विस, यस 1888 में ही इनका रोल शुरू हुआ था। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं एज ए वुमेन, आप एज ए वुमेन एस्पिरेंट जाते हैं अगर इंटरव्यू रूम के अंदर और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, तो वहां पर आपको यही इंस्टेंसेस जो है वो देने हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है एक ना एक मेंबर आपके बोर्ड का जो होगा वो आर्म पर्सनल रह चुके होंगे, किसी ना किसी फोर्स से बिलोंग करते होंगे, तो वहां पर इस तरीके की इंस्टेंसेस देते हैं, तो यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट विद योर इंटरव्यूअर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे दो सब लेफ्टिनेंट हैं, पहली का नाम है कुमादिनी त्यागी एंड सेकंड का नाम है रीति सिंह। इनको फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन कहा जाएगा एयरबोर्न टेक्नीशियन के तौर पे, जो कि ऑपरेट करेंगे ऑन द डेक ऑफ वॉरशिप। जो हमारी वॉरशिप होती है उसके जो डेक होता है वहां पे ये ऑपरेट करेंगे। अभी तक जो वुमेन थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, कहां तक, दे वर रिस्ट्रिक्टेड विद द फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, लेकिन अभी यहां पर जो एक दायरा है उनको बढ़ाया गया है विमेन को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके है, काफी इसकी चर्चा हो रही है आजकल न्यूज़पेपर में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मार्जिनली एमएसपी को इंक्रीज किया है 6 रबी क्रॉप्स के लिए। तो 2021-22 का जो सीजन रहेगा उसके लिए एमएसपी को इंक्रीज किया गया है। 3 स्टेटमेंट में से पहली क्या कहती है, इट एम्स टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसको कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। सेकंड, एट प्रेजेंट एमएसपी इज फिक्स फॉर 23 क्रॉप्स। अभी 23 क्रॉप्स का जो एमएसपी है फिक्स किया गया, अनाउंस किया गया है। CACP दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो CACP है वो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के परव्यू के अंदर आती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए हैं तो उसको लेकर कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहां पर एमएसपी जो है उसको एक न्यूज लेके आया है उसके कंसर्निंग की 6 रबी क्रॉप्स जो है उसके अंदर एमएसपी जो है आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको मार्जिनली इंक्रीज किया गया है रबी क्रॉप्स के लिए। तो बिल्कुल ठीक है। एमएसपी करता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये अनाउंस किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं तो उनकी जो क्रॉप्स होगी यहां पर एक्वायर करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्राइजेस होते हैं वो भी फिक्स किए जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि पर क्विंटल प्राइसेस व्हीट के लिए है 1975, बार्ली के लिए 1600, ग्राम 5100। तो होता है क्या, देखिए क्रॉप जो होती है फार्मर्स या तो बाहर लोगों को बेचेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, यहाँ पे जो ट्रेडर्स होंगे, साथ में ही गवर्नमेंट को बेचा जाएगा। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई क्रिएट कर देते हैं। आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई से क्या होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा होते हैं, प्राइस कम ज्यादा काफी तेजी से होते हैं। मान लीजिए जो टमाटोज हैं वो बेचे गए किसको, फार्मर्स के द्वारा ट्रेडर्स को, और इन्होंने वो सप्लाई दिखाई नहीं, उसको स्टोर करके रख लिया। मार्केट में जो टमाटोज हैं उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कम अवेलेबल है, लेकिन डिमांड तो अभी भी ज्यादा है, लोग उसकी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि टोमेटो इज अ वेरी कॉन्स्पिक्यूअस इंग्रेडिएंट इन एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहां पे इसी वजह से टमाटर की जो डिमांड है वो तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई आर्टिफिशियली कम कर दी गई, क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पे रोल आता है गवर्नमेंट का। ऑल्दो यहां पे गवर्नमेंट जो है व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल और ऐसे ही 23 क्रॉप्स को एक्वायर करती है, वहां पर किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई जो है वो ट्रेडर करने में नाकाम रहते हैं। रीजन इज क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको एक्वायर करती है और जो इंश्योर करती है कि डिमांड सप्लाई जो है वो बना रहे। अब आता है एट प्रेजेंट एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए फिक्स किया गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दी थी, बिल्कुल ठीक है। क्या CACP जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। CACP हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका रोल क्या होता है। CACP जो है एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के परव्यू में आता है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए। CACP का रोल मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 की बात करता है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली कहती है इट इज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट जो 2020 है इसे फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। इट एम्स टू ब्रिंग आसियान कंट्रीज टू ट्रेड विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आसियान कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करे, इस चीज के लिए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लाया गया है। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। सोचिए, चलिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको शॉर्ट में डोनर भी कहा जाता है, उन्होंने एक अपना लोगो और जो सॉन्ग है फॉर फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो है ये एक तरीके का फेस्टिवल है और इसके लिए ही अभी क्या किया गया है, इसके लिए एक लोगो और एक जो सॉन्ग है वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और इसी वजह से ये न्यूज में था। सो इज इट सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल? यस, इट इज सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल। क्या ये जो डोनर है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, ये आसियान कंट्रीज को नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड कराने के लिए? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका पर्पस मैं आपको बता देता हूं। इसका पर्पस है टू ब्रिंग रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्लोज लाना। क्योंकि क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में रेस्ट ऑफ द इंडिया को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, तो उनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कुजीन्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए, लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इस चीज को तो एक पूरा इंटीग्रेशन का जो एक ये इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ध्यान रखिएगा 2020 का जो फोकस है वो होगा डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के ऊपर। 2020 का जो वेन्यू है बेसिकली 27 से 30 सितंबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे पहले भी ये फेस्टिवल जो है उसे सेलिब्रेट किया गया वाराणसी के अंदर, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, ताकि वहां पर लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाए। तो यहाँ पे ये कोई कंट्री को ट्रेड कराने के लिए नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज डोनर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पीवीटीजी को लेके है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हुआ क्या है, 6 मेंबर्स ऑफ द 2 प्रिमिटिव ट्राइब्स इन उड़ीसा के अंदर जो पीवीटीजीज हैं वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो देखे गए हैं। और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है इस पर्टिकुलर मैटर को लेके, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इनकी जो संख्या है पहले ही कम होती है, और अगर कोरोना जो है वो फैल जाता है तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो सर्वाइवल के लिए होगी, और जो संख्या है वो काफी कम हो सकती है और इवन एलिमिनेशन भी हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इट इज टेकन एज अ ग्रेव कंसर्न, एक काफी सीरियस टॉपिक के तौर पर इसको देखा गया और रिपोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब द्वारा मांगी गई है। अब देखते हैं पीवीटीजी को लेकर पूछा गया कि आपके पीवीटीजी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है द क्लासिफिकेशन अमंग ट्राइब्स वाज अडॉप्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ देबार कमीशन। जो क्लासिफिकेशन ट्राइब्स की है वो देबार कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे अडॉप्ट करी गई थी। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो अगर किसी के पास रिटन लैंग्वेज जो है वो नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया जाता है। 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एज पीवीटीजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा 75 ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको एज अ पीवीटीजी यहां पे कैटेगराइज किया गया है। सोचिए, चलिए, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करी गई थी 1960-61 में। एक देबार कमीशन जो थी वो बनाई गई थी, और यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी उनके साथ डेवलपमेंट के काफी सारे इश्यूज थे, इनइक्वालिटी के काफी सारे इश्यूज थे। इस वजह से ये पर्टिकुलर कमीशन को 1960-61 में बनाया गया था, और जो क्लासिफिकेशन थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट करी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर बात करें कि क्या रिटन लैंग्वेज को किसी के पास, किसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के पास नहीं है, उसको एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के पास रिटन लैंग्वेज नहीं है, सो दैट बिकम्स अ बेसिस ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा। बात करें पीवीटीजी के बारे में, क्या 75 ट्राइबल ग्रुप से जो कैटेगराइज किए जा चुके हैं, तो यस, पहली जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 75 ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया है, बट इट इज कैटेगराइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA ने इसे कैटेगराइज किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने नहीं किया। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल सुन के हमें लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे कैटेगराइज किया होगा। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे कैटेगराइज किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने इस स्कीम को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के डेवलपमेंट की स्कीम को इंप्लीमेंट की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जहां पे डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी की बात आती है वहां पे कौन आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। लेकिन क्लासिफिकेशन की जहां बात आएगी वहां पे एमएचए का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। पीवीटीजी के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो पीवीटीजी किनको डिफाइन करते हैं? जिनके ट्रेड्स काफी प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर होते हैं, एक अलग टाइप का कल्चर होता है, ज्योग्राफिकली कंप्लीटली आइसोलेट होते हैं, वो हंटिंग के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी रहती है और फूड को गैदर करते हैं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जीरो होता है या नेगेटिव होता है। देखिए इसी वजह से अगर जीरो और नेगेटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन के अंदर और कोविड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है वहां पर, तो यहाँ पे ये ग्रेव कंसर्न का टॉपिक बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, काफी सीरियस जो है एरिया बन जाता है। अदरवाइज क्या होगा, पॉपुलेशन पहले ही नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही है या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ वैसे ही जीरो है और कोविड-19 के केसेस निकल आते हैं, तो जो ग्रोथ है वो फर्दर डिक्लाइन हो सकती है। तो इस वजह से पीवीटीजी के ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी इन इंडिया? पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले डिस्कस किया था। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी होगी उस टाइम पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। सोचिए पीवीटीजी सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। चलिए, तो यहां पे बात करें उड़ीसा की, तो 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहां पर, और 62 में से 13 ऐसे हैं जिनको एज अ पीवीटीजी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनको हाईएस्ट इन द कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीवीटीजी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा की जो पॉपुलेशन है अगर बात करें 2.5 लाख बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी के अंदर है 2.5 लाख लोग। और पीवीटीजी ऑफ द स्टेट जो है उसको आइडेंटिफाई किस किस को आइडेंटिफाई किया गया? बोंडा ट्राइब को पीवीटीजी कहा गया, बिरहोर को पीवीटीजी कहा गया, इसके साथ साथ चुक्तिया है, दिदाया है, कांधा है, जुआंग, खारिया, कोंद, ये सब ट्राइब्स जो हैं इनको पीवीटीजी डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की जो सीरीज है, देखिए जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2020 हो या फिर 2021 हो या फिर आगे किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, वहां पर इस पर्टिकुलर सीरीज से आप हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज इसमें पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है हमारी, उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया है। एक एक लाइन जहां से एमसीक्यू बन सकता था वहां से इसके अंदर एमसीक्यू बनाया गया, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर छूटे ना एग्जाम के अंदर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को लेकर करेक्ट है आपकी। यहां पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, और इसके अलावा न्यूज में क्यों था वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करिए। पहली कहती है इट इज गोइंग टू बी सेटअप इन बोधी वेस्ट हिल्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटका बोधी वेस्ट हिल्स के अंदर इसे बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को। आईएनओ विल ऑब्जर्व न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस्ड ऑन द सन। तो जो हमारी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो बनने वाली है, ये क्या करेगी? ये सन के ऊपर जो न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं उसको ऑब्जर्व करेगी। इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो फंड करेगा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आईएनओ के बारे में डिस्कशन करते हैं, कहाँ पे ये सेटअप होने वाली है। हम काफी टाइम से इसको न्यूज में पढ़ रहे हैं। सो आईएनओ जो है ये बोधी वेस्ट हिल्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर इसे सेटअप किया जाएगा। सो कर्नाटका इज इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, इसी वजह से बी और डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, आईएनओ जो है क्या वो ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज को? बिल्कुल सही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, लेकिन दैट न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज जो कि अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सन के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की? ऐसे न्यूट्रिनोज जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। इज इट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? तो यस, इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओवर द ईयर्स क्या होगा, ये जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई जा रही है इसको एक फुल फ्लैश अंडरग्राउंड साइंस लैब के अंदर ट्रांसम्यूट कर दिया जाएगा, जहाँ पे फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी, जियोलॉजी से लेकर हाइड्रोलॉजी तक की जो एजुकेशन होती है, स्टडीज जो होती हैं वो यहाँ पर करी जाएंगी। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु 110 किलोमीटर मदुरई से दूर बनाई जा रही है और यहाँ पे रॉक से ये कवर्ड रहेगी फ्रॉम ऑल साइड्स, ताकि जो यहाँ पे डिटेक्शन होता है उसे करने में दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इसी से मिलता जुलता है, न्यूट्रिनोस को लेकर है। पूछा गया न्यूट्रिनोस को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली कहती है न्यूट्रिनोज आर सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। दे हैव नो चार्ज बट हैव हाई मास, इनमें चार्ज नहीं होता लेकिन मास इनका काफी ज्यादा होता है। दे पास सीमलेसली थ्रू द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन देयर वे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स उनके रास्ते में आते हैं उनको ये क्या करते हैं, दे पास थ्रू देम। सोचिए। चलिए, तो हमने पहले करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को लेके वो देखा था, लेकिन न्यूट्रिनोस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आर दे द सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो यस दे आर सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या इनमें चार्ज नहीं होता है? यस, इनके अंदर चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास की बात करें तो कोई ज्यादा मास नहीं होता है, काफी लिटिल मास होता है इसके अंदर, या फिर नो मास, या तो मास होगा ही नहीं या होगा तो बहुत कम होगा। तो इसी वजह से सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट होता है। इवन दो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि इनमें चार्ज नहीं होता है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी। दे पास सीमलेसली थ्रू मोस्ट ऑब्जेक्ट्स, यस काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से वो दे पास थ्रू इट, तो यस मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट से वो पास थ्रू कर जाते हैं जो भी उनके रास्ते में आते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, आपको इनकरेक्ट बताना था, आंसर विल बी सी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मेडिकेन्स को लेकर है। पूछा गया द टर्म मेडिकेन्स रेफर्स टू, मेडिकेन्स का क्या मतलब है। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेडिकेन्स आर ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स फॉर्म्ड ओवर द मेडिटेरेनियन सी, तो ये क्या होते हैं, ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर फॉर्म होते हैं। दे टिपिकली फॉर्म इन द फॉल और विंटर मंथ्स एंड अकर वंस और ट्वाइस अ ईयर, तो ये कब बनते हैं, ये ज्यादातर फॉल या फिर विंटर के जो महीने होते हैं वहां पर बनते हैं, और वंस और ट्वाइस, एक या दो बार साल के अंदर ये बनते हैं। रिसेंटली मेडिकेन नेम्ड लानोस मेड लैंडफॉल अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीस, तो ग्रीस की कोस्ट के पास लैंडफॉल के लिए एक पर्टिकुलर मेडिकेन जो है जिसका नाम लानोस है वो रिस्पॉन्सिबल रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मेडिकेन्स जो टर्म है इसको देखिए ध्यान से। मेडिकेन्स, मेडिकेन्स, मेडी मतलब मेडिटेरेनियन, केन्स मतलब हरिकेन्स, ठीक है। आपको पता है हरिकेन्स को ही साइक्लोन्स भी कहा जाता है, टाइफून भी कहा जाता है, और विली विली भी कहा जाता है अलग अलग रीजन्स के अंदर। तो मेडिटेरेनियन में आने वाले जो हरिकेन्स होते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर आने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उनको मेडिकेन्स कहा जाता है। तो मेडिकेन्स क्या ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स होते हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी में आते हैं, तो पहली स्टेटमेंट अपने आप ही ठीक हो जाती है, ठीक है। इस वजह से डी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। सेकंड, दे टिपिकली फॉर्म इन द फॉल और विंटर मंथ्स, और साल में एक या दो बार ही बनते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट इनके बारे में ठीक है, ये इनके फीचर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। रिसेंटली क्या मेडिकेन नेम्ड लानोस जो था उसकी वजह से ग्रीस के अंदर लैंडस्लाइड हुई है, तो यस इसी की वजह से ये न्यूज में भी था। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर ठीक है। साइंटिस्ट ने अभी वार्न किया है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जिसे मेडिकेन्स कहा जाता है या फिर मेडिटेरेनियन हरिकेन्स भी कहा जाता है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। पहले साल में एक या दो बार आते थे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, हमारी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से जो ये हरिकेन्स है, मेडिटेरेनियन हरिकेन्स, मेडिकेन्स, ये भी इंक्रीज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मेडिटेरेनियन जो सी है इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, कौन कौन सी कंट्रीज इसको टच कर रही हैं। यहाँ पे इटली है, स्पेन है, अल्बानिया है, ग्रीस है, टर्की है। तो ये रीजन की जो कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कोमोडो ड्रैगन्स को लेके है। कोमोडो ड्रैगन्स को लेके न्यूज थी अभी कि रिसेंटली ऐसा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने फाउंड किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफी तेजी से हो रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में जो कोमोडो ड्रैगन्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन्स कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले क्वेश्चन देखेंगे। कोमोडो ड्रैगन्स आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट लिजर्ड ऑन अर्थ, तो हमारी धरती के ऊपर सबसे बड़े और सबसे हैवी लिजर्ड जो है वो कोमोडो ड्रैगन्स है। देयर वेनम लोअर्स ब्लड प्रेशर, कोज मैसिव ब्लीडिंग एंड इंड्यूस शॉक, तो इनका जो जहर होता है उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मैसिव ब्लीडिंग होती है, इंड्यूस शॉक को ये इंड्यूस कर सकता है। वेनम ग्लैंड्स लोडेड विद टॉक्सिन्स व्हिच हैव बीन शोन टू सिक्रीट कोगुलेंस, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इनकी वेनम ग्लैंड्स होती हैं उनमें काफी ज्यादा टॉक्सिन होता है और वो कोगुलेंट को सिक्रीट करती है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में कोमोडो ड्रैगन्स, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और आई हैव सीन ऑन डिस्कवरी की जो कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं अपने शिकार को कैसे मारते हैं। बेसिकली दे बाइट
वो अपने शिकार के ऊपर काट लेते हैं और फिर उसको जाने देते हैं, बिकॉज इनके जो टीथ होते हैं उसमें जो आपका सलाइवा होता है वो पास ऑन हो जाता है, और वो जो सलाइवा होता है वो इतना टॉक्सिक होता है कि थोड़े टाइम तक ही, मतलब 5 से 10 मिनट के बाद ही प्रॉबेबली जो इनका शिकार होता है वो अपने आप ही मर जाता है, एंड देन दे गो एंड ईट देयर प्रे, और फिर वो अपने शिकार को खाते हैं। तो ये उनसे लड़ते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना वेनम जो है अपने शिकार के अंदर छोड़ देते हैं, अपने प्रे के अंदर छोड़ देते हैं, एंड देन वेट करते हैं उनके मरने का कि उनका कैसे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग होगी, और इवेंचुअली द प्रे विल डाई आउट, और फिर उसके ऊपर फीड करते हैं। चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें कोमोडो ड्रैगन के ऊपर, तो ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजर्ड है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हैवीएस्ट और लार्जेस्ट लिजर्ड है ये। मैसिव ब्लीडिंग होती है इनके वेनम की वजह से, ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी काफ़ी लोअर हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वेनम ग्लैंड्स जो है उसमें टॉक्सिन्स होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि यहाँ पे इनके ब्लड के अंदर, इनके वेनम के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स होता है, लेकिन ये कोगुलेंट जो है उसको सिक्रीट नहीं करते हैं, रादर दे सिक्रीट एंटी कोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट को ये रिलीज करते हैं। अब होता क्या है, देखिए एंटीकोगुलेंट एक कंपाउंड होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। तो क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर लिजर्ड ने अगर अपने शिकार को काटा तो क्या होगा, उसका ब्लड जो है वो निकलना शुरू होगा, और एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकते हैं। तो क्या होगा, जो खून उनका निकल रहा है, जो ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है, वो बंद नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूसली निकलता रहेगा, और जो विक्टिम होगा, यहाँ पे विक्टिम प्रे जो इनका होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने की वजह से जो ब्लीड आउट होके उसकी डेथ हो जाएगी, उसका सारा जो ब्लड होता है उसकी बॉडी से निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। और ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनके वेनम के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी बी। चलिए इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कोमोडो नेशनल पार्क अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो जो कोमोडो नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पे लोकेट करती है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के ऊपर रिसेंट स्टडी न्यूज में आई है, क्वेश्चन आ सकता है इस लोकेशन के ऊपर भी। सोचिए क्या आंसर होगा, क्या इंडिया है, म्यांमार है, चाइना है, इंडोनेशिया है। तो जो पर्टिकुलर लिजर्ड है, इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा पसंद है, और इंडोनेशिया के अंदर इस पर्टिकुलर लिजर्ड ने काफ़ी थ्राइव किया है। एक आइलैंड ऑफ कोमोडो करके है इंडोनेशिया के अंदर, ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर मोर स्पेसिफिकली, वहां पर वो जो पर्टिकुलर साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको कोमोडो नेशनल पार्क जो है वहां पर बनाया गया है उस आइलैंड के ऊपर। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। कुछ और फैक्ट्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे 1818 इनहेबिटेंट्स हैं और 1727 जो कोमोडो ड्रैगन्स हैं वो पाए जाते हैं। सिमिलरली पादर आइलैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं, देन रिंचा आइलैंड है यहाँ पर भी हैं, देन गिरी मोन्टैग, नूसा कोट, इन रीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोमोडो ड्रैगन्स जो है वो पाए जाते हैं। ये डेटा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, इसको मिस मत करिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे जो आपको बताना है, एंड देन क्वेश्चन ऑफ द डे के अलावा जो लास्ट टाइम के हमारे विनर हैं उनके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले हमने विमेन इन आर्म फोर्सेस के बारे में देखा था। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से, नर्सिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर के अंदर भी विमेन ने पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली जो एयरबोर्न टेक्नीशियंस के तौर पे दो सब लेफ्टिनेंट है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फिर हमने देखा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, 23 कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया गया है। प्राइस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है, CACP जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डोनर के बारे में। डोनर जो है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 लेके आई है, बेसिकली फेस्टिवल है ये, और इसमें ट्रेड के बारे में बात नहीं करी गई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में, रेस्ट ऑफ द इंडिया को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, उसके लिए ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है बनाया जाता है। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, नहीं ये भी गलत था, डोनर मिनिस्ट्री ने इसे बनाया है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि PVTG के बारे में है। क्लासिफिकेशन जो है देबार कमीशन के द्वारा किया गया था। एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज जब होती है तो ये एक पैरामीटर बन जाता है इस चीज़ का, और PVTG के बारे में जो कैटेगराइजेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का जो काम है वो इनके डेवलपमेंट को लेकर है। रिसेंटली कोविड के केसेस पाए गए हैं, इसी वजह से PVTG जो थी न्यूज़ में थी, कुछ फैक्टर्स जो थे ये भी मैंने आपको बताए थे। फिर PVTG सबसे ज़्यादा इंडिया में उड़ीसा के अंदर है, 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिसमें से 13 जो है PVTG है, 2.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखा था हमने, जो कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर आने वाली है। यहाँ पे जो अर्थ है उसके ऊपर न्यूट्रिनोस एंटी न्यूट्रिनोस को ऑब्जर्व किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, और यहाँ पे चारों तरफ से इसको रॉक से कवर किया जाएगा।
फिर हमने इनकरेक्ट देखा था न्यूट्रिनोस के बारे में, तो इनके अंदर चार्ज नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, और जो मास है काफ़ी कम होता है। ये सबएटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सीमलेसली मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था मेडिकेन्स के बारे में, मेडिटेरेनियन हरिकेन्स, ये अभी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। पहले 1 या 2 बार आते थे ये साल के अंदर, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लानोस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था जिसने ग्रीस के अंदर लैंडफॉल किया था। लोकेशन जो है मेडिटेरेनियन की वो भी देख लीजिएगा, जो आसपास की कंट्रीज टच करती हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में देखा था, लार्जेस्ट लिजर्ड ऑन अर्थ है, और इंडोनेशिया में हमने देखा था जो ईस्ट इंडोनेशिया के अंदर आइलैंड था कोमोडो आइलैंड, वहाँ पर इनका नेशनल हेरिटेज का जो पार्क है उसकी लोकेशन भी देखी थी। इनकी जो वेनम होता है काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं उसके अंदर, और दे सीक्रेट एंटी कोंगुलेंट, उससे क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और जो विक्टिम होता है वो ब्लीड आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिस्कस कर लिया, इंडोनेशिया, हमने लोकेशन भी इसकी देख ली थी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आपको आंसर करना है वॉइस वोट के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो बताइएगा वॉइस वोट को एक लाइन में डिस्क्राइब करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर प्रिंसिका और लीलाधर कुमावत ने करेक्ट किया है, तो आप हमें networkprep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो कौन से महीने की चाहिए और किस लैंग्वेज में चाहिए। चलिए मार्किंग स्कीम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जितना भी आपने मार्क्स किया है, जितना भी स्कोर किया है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चाहे 0 भी स्कोर किया है तो भी लिख दीजिएगा, और जब आप रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये जो स्कोर आपका इंप्रूव होगा, तो इसको अपने कमेंट में जाके एडिट कर दीजिएगा। और अगर 6 से ज़्यादा स्कोर किया है तो एनीवे कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। 24 घंटे में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट है तब भी PDF से डायरेक्टली मुझे मैसेज करके आप वो डाउट को क्लैरिफाई करा सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, अदरवाइज जो कल्चर के MCQs हम लेके आने वाले हैं या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट के MCQs हैं उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।